क्या एक पर्सन की डेवलपमेंट पूरे नेशन की डेवलपमेंट हो सकती है, या किसी भी नेशन की डेवलपमेंट उसके इनकम क्राइटेरिया से डिसाइड की जा सकती है? अगर आपको इसका जवाब पता है, वेल एंड गुड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं इस क्वेश्चन के बाद, तो हम आज की क्लास में इसी क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं कि इनकम जो है क्या वो डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, तो आप वहां जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और अब हम आज की क्लास में शुरू करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, चाहे आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आपको मेरी स्क्रीन पर बुक नज़र आ जाएगी अपनी, और हम इस बुक में से अब जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक विच इज़ ऑन पेज नंबर 6। इससे पहले हमने यहाँ तक किया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि हर एक पर्सन का जो गोल है वो अलग होता है, हर एक पर्सन अपने आप में अलग होता है, एंड इवन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं, जिसमें हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फार्मर का एग्जाम्पल देखा था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके लिए क्या डेवलपमेंट है और एक फार्मर है उसके लिए क्या डेवलपमेंट है, और इन दोनों के जो गोल्स हैं वो आपस में कैसे क्लैश करते हैं। राइट, तो नेशनल डेवलपमेंट में भी यही होता है, हर एक पर्सन का अपना अलग क्राइटेरिया होता है नेशन के डेवलपमेंट को देखने का। ठीक है, जो हमारे गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो हमारे अकॉर्डिंगली जो नेशन है वो भी डेवलप हो जाता है। अगर हमारे गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो हमारे अकॉर्डिंगली वो जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होती है। तो हर एक पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है और उसके पर्सपेक्टिव से वो देखता है कि जो नेशन है वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है उसको अगर एक पर्सन जो है उसको ये पता करना है कि देश की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो पहले खुद की ग्रोथ को देखेगा। लाइक अगर उसको जॉब चाहिए थी और अगर कंट्री में उसको जॉब मिल जाती है कहीं पे भी किसी भी पार्ट में, और वो जो चाहता था करना वो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्री ग्रो करेगी। वेयर एज अगर उसको जॉब्स नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंगली हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारे देश में जॉब्स नहीं है उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी पढ़ लिख कर कॉलेज पास आउट किया उन्होंने और उनके बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बट जॉब नहीं मिली उनको। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ता है। अगर एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तभी वो ये सोचता है कि आगे जो हमारी कंट्री है वो भी ग्रो कर रही है। अदरवाइज हम ये सोचते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, हमारी कंट्री स्टेबल है। एंड आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि हमारी कंट्री तो ग्रो ही नहीं कर रही, हमारी कंट्री में गंदगी है, हमारी कंट्री में जो है सफाई नहीं है, एनवायरनमेंट साफ नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज वो लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों है उनका पर्सपेक्टिव ऐसा? क्यों है उनका पर्सपेक्टिव ऐसा? इसीलिए है क्योंकि उन लोगों के जो गोल्स थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए, तो अब वो हमारी कंट्री को भी एक डेवलप कंट्री के रूप में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज पे जब हम चलेंगे तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो दिया गया है। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है? ठीक है, लेट मी ओके, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें हमें एक्चुअली में बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं। लाइक अगर हमें इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करना है, या इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है, इंडिया और श्रीलंका को कंपेयर करना है, इंडिया और रशिया को कंपेयर करना है, तो हम उन कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि हर किसी की पॉपुलेशन अलग है, हर किसी कंट्री में जो ग्रोथ है लोगों की वो अलग है, सैलरी पैकेजेस अलग है, इवन करेंसी अलग है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो हम दो कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे, वो क्या क्राइटेरियाज होंगे जिसपे हम ये सोचेंगे या हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और क्यों है? ठीक है, तो उसके लिए अल्टीमेटली हम एक जो है क्राइटेरिया यूज करते हैं विच इज नोन एज एवरेज इनकम, या जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी
कहते हैं। ठीक है, सो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम अगर हम कहें तो इसका क्या मतलब होता है, या हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन, यानी कि एक कंट्री की टोटल इनकम कितनी है और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक कंट्री को जो है हम डिसाइड करेंगे कि उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब इससे होगा क्या, देखिए मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री की टोटल इनकम है 1000 रुपीज, ठीक है, और एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 100। ठीक है, 100 लोग एक कंट्री में रहते हैं और वो सब मिलकर 1000 रुपीज अर्न करते हैं, तो उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, मैं 1000 को 100 से डिवाइड कर दूंगी, वो आ जाएगा 10 रुपीज। तो यानी कि हर एक पर्सन 10 रुपीज अर्न करता है। पर कैपिटा इनकम हमें ये बताती है कि हर एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना अर्न करता होगा कंट्री में। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको वर्ल्ड बैंक यूज करता है ताकि वो कंट्रीज के इनकम का कंपैरिजन कर सके। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अब ये कहते हैं कि ये जो टोटल इनकम का जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही यूजफुल नहीं है। इन्होंने कहा कि ये यूज किया जाता है, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो यूजेस दिस क्राइटेरिया, लेकिन दिस इज नॉट द एक्यूरेट क्राइटेरिया। तो ये एक्यूरेट क्राइटेरिया क्यों नहीं है, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये हमें बताता है कि भाई 1000 लोग हैं और 100 लोग हैं और वो सब मिलके 1000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन 10 रुपीज अर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज उस 100 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, 18 से नीचे वाले बच्चे भी हैं जो अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एल्डर पीपल भी हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट फेज में है। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम टोटल पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर भी लेते हैं, तो भी क्या हर कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अगर हर एक पर्सन 10 रुपीज अर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंट्री है वो क्या कर रही है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। ठीक है, विच इज टोटली ऑपोजिट टू इकोनॉमिक्स। जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो केंशियन थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है एक्चुअली में। और अगर आप अपने आसपास भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल। इवन जो वर्किंग एज के क्राइटेरिया वाले लोग हैं, यानी कि 18 से अबव और 60 से डाउन वाले जो लोग हैं, अगर हम उनका डेटा भी निकाल के देखें तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेगर्स भी हैं बहुत सारे जो है बेगिंग करके अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एक कंट्री काम कर रही है, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आपको इस पैराग्राफ में कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि जो किस तरीके से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कंट्रीज को कंपेयर करती है। ठीक है जी, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक बनाती है और वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक 3 तरीके से कंट्रीज को डिवाइड कर देती है ब्रॉडली। ठीक है, पहला सेट होता है डेवलप्ड नेशंस का, दूसरा सेट होता है डेवलपिंग नेशंस का, और तीसरा सेट होता है आपका अंडर डेवलप्ड नेशंस का। ठीक है, अब हम कौन सी कंट्री को कौन सी कैटेगरी में पुट करेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा जब हम सभी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। और अगर उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो उस जैसे यहाँ पे आपको 2024 का डेटा दिया है। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपको 2024 का डेटा दिया है विच इज $66,500 पर एनम। तो अगर किसी भी कंट्री की इतना अमाउंट में, इतनी करेंसी में अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो कंट्री जो है वो एक डेवलप्ड नेशन कहलाएगी, यानी कि एक रिच कंट्री, एक हाई इनकम कंट्री कहलाएगी। लेकिन अब इसमें जो दूसरा दिया हुआ है $2300 या फिर इससे नीचे अगर किसी भी कंट्री की इनकम है तो वो कंट्री लो इनकम कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में जो कंट्रीज हैं वो हमारी डेवलपिंग नेशंस कहलाएंगी, जो कि डेवलपमेंट के पाथ पर है, ना तो वो फुली डेवलप्ड हुई है और ना ही वो फुली अंडर डेवलप्ड है।
ठीक है जी। तो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास, और इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक जो है सभी कंट्रीज को डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू उनकी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2024, अच्छा सॉरी, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। अब यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया, हम हमेशा से हर टेक्स्ट बुक में पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $11 11,000 पर एनम है। ठीक है, तो $11,000 पर एनम उसकी हमारे इंडिया की जो है पर कैपिटा इनकम है, जो कि ठीक ठाक है, यानी कि हमारा देश अब जाके डेवलपिंग नेशंस में आया है। जब इसका जो पुराना प्रिंट था आपकी एनसीईआरटी बुक का, जब इसमें हम उसमें जो लिखा हुआ था उसमें इंडिया को एज अ लो इनकम कंट्री कैटेगराइज किया गया था। बट ठीक है, जो जब इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होती है या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, तो जो हमारी मिडिल सॉरी तो जो हमारी कंट्री है वो भी ग्रो करती है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन ऑफिशियली नाउ। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये एवरेज इनकम वाला बॉक्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल कंट्रीज के एवरेज इनकम को इस टेबल 1.2 में जो है आपको शोकेस किया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है कि एवरेज इनकम क्या होती है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये जो लेट्स वर्क दीज आउट है, इसके जो ये 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 क्वेश्चंस में से जो स्टार्टिंग के 3 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है जी, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इसमें आपका आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसे हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम नेशनल डेवलपमेंट में भी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंट्रीज को इनकम के बेसिस पर तो कैटेगराइज कर दिया, लेकिन इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अलग अलग कंट्रीज में देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या क्या कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ की हेल्थ कैलकुलेट मतलब हेल्थ देखते हैं कि कितनी हेल्दी कंट्री है वो। ठीक है, उसके बाद हम उसका लिटरेसी रेट देखते हैं, उसके बाद हम वहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखते हैं। तो हम अलग अलग क्राइटेरियाज को चेक करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो कंट्री है वो डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ ये 3 से 4 क्राइटेरियाज हैं जो हम देखते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब हम कहाँ देख रहे थे, ये सब हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट में देख रहे थे। लेकिन जब हम बात करेंगे क्या कहते हैं यहाँ की नेशनल डेवलपमेंट की, तो नेशनल डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो नेशनल डेवलपमेंट में हम ये 3 क्राइटेरियाज देखेंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। यहाँ पर आपको इनकी डिफाइंस भी दी हुई हैं कि ये क्या होते हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, किसी भी कंट्री का जब हमें इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट होता है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है और 1 साल का होने वाला है, तो 0 to 1 ईयर ऑफ एज के बच्चे जो कि 1 साल अटेन करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। अगर ये रेट जो है किसी कंट्री में बहुत हाई है, इसका मतलब वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है, यानी कि वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उस बच्चे का ध्यान रखने में असफल रहा है। ठीक है, अगर जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा उतना ही ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी। दूसरा आता है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपका वो प्रोपोर्शन है जिसमें 7 और उससे अबव एज ग्रुप के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सेम एज लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतनी डेवलप करेगी, लिटरेसी रेट जितना कम होगा वो कंट्री उतनी ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होगी। फिर आता है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या हो गया कि बच्चे ने स्कूल में नाम तो लिखवा लिया बट एक्चुअली में वो स्कूल अटेंड करने आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें 15 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप को देखा जाता है कि वो बच्चा कितना जो है आया है, कितने सारे बच्चे हैं, कितने परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है। तो ये भी जितना हाई होगा उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और बच्चे वहाँ पर एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन अगर नेट अटेंडेंस रेशियो कम होगा तो हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि जो वो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है, दैट मीन्स वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और क्या क्या चीजें हम देखते हैं, एक तो हम वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम देखते हैं, एक हम वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हम यहाँ पर जरूर देखते हैं इनकम और अदर क्राइटेरिया में।
ठीक है। ये जो आपको टेबल के बारे में बताया हुआ है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं बता देती हूँ कहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो ये यहाँ तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको केरला और बिहार या फिर कई बार केरला और हरियाणा को भी कंपेयर करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो ये कॉलम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल 1.4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको दिया गया है, द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that 1/3 of the children aged 15 to 17 years in Bihar are not attending school in secondary classes। अब चलिए ठीक है, हमें पता तो चला कि चलो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में प्रॉब्लम है। अगर हम उस टेबल को अच्छे से देखें तो बिहार का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो अब जो है कम होता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा चलो एक बारी देख लेते हैं। हरियाणा जो है वो उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 28 है, लिटरेसी रेट 82 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 73 है। वहीं पर केरला का 6 है और लिटरेसी रेट 94 है, नेट अटेंडेंस रेशियो 94 है। तो अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कंपेयर करें तो हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो खराब है, यानी कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा हमें दिख रहा है। उसके बाद सेकेंडली बिहार, पहले बिहार ऊपर होता था, हरियाणा से भी ऊपर होता था, बट अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली ये जो है कम हो चुका है। ठीक है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो उसमें केरला टॉप 1 पर है और बिहार सबसे नीचे है। ऐसे ही अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो इसके अंदर भी जो हरियाणा है वो मिडिल, हाँ जी वो मिडिल में है, केरला सबसे टॉप पे है और बिहार जो है वो सबसे कम है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का भी मतलब, अब जैसे देखो तीनों अगर हम चीजें देखें तो केरला जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है हेल्थ केयर में भी और एजुकेशन में भी। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो की प्रॉब्लम भी है, यानी कि बच्चे अपना नाम तो स्कूल में लिखवा देते हैं लेकिन एक्चुअली में वो पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो स्कूल अटेंड करने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पब्लिक फैसिलिटीज। तो अभी पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है? देखिए पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि हमें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हमें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे पढ़ सके। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेल और गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे पढ़ें लिखें और जो है हर किसी का जो ट्रीटमेंट है वो हो, अगर उसे कोई बीमारी है तो वो अपनी बीमारी को ट्रीट करवा सके। ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, जैसे हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा कम है और इस चीज़ को देखते हुए जो दिल्ली है वो धीरे धीरे करके ग्रो भी कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। रेलवेज हमें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि एक पर्सन को अगर ट्रैवल करना है तो वो अंडर बजट ट्रैवल कर सके, क्योंकि एयरप्लेन्स जो हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटीज जो कि जनता को प्रोवाइड करवा रही है सरकार ताकि जनता जो है वो अपने आप को ठीक रख सके, अपने जो पैसे हैं उनको सेफ रख सके और ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटीज को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। इसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये वाला है जो आपको ब्लैक में दे रखा है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसा आपको हर एक वो सर्विस नहीं दे सकता जो कि आपको अच्छे से जीने के लिए जरूरी हो। और ये एक लाइफ लेसन भी है, ये सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो पैसे से हम अच्छी से अच्छी लग्जरियस कार खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा घर खरीद सकते हैं, सब कुछ परचेज कर सकते हैं, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता सब कुछ हम पैसे से कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो हेल्थ है वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर किसी को भी कोई बीमारी लग जाती है तो आप उसमें कितना भी पैसा लगा लो, अगर वो पर्सन जो है उस बीमारी से उसको बाहर नहीं निकलना होगा तो वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो पैसा जो है आपकी जेब में वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और लेकिन वो सब कुछ नहीं दे सकता आपको, है ना। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। तो इनकम, जैसे हमने इनकम के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ही जो आपका पैसा है वो आपको हर एक चीज नहीं दे सकता। आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, आपको जो है अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता। ठीक है। और भी मल्टीपल चीजें हैं जो आपको पैसा नहीं दे सकता। ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल elsewhere, so you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide, तो यहाँ पर आपको एक पब्लिक फैसिलिटी के बारे में बताया है विच इज गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हर एक बच्चा या हर एक पेरेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेजे, प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स पर आने चाहिए ताकि हर एक बच्चा जो है वो वहाँ पर आकर पढ़ सके। ठीक है जी। ऐसे ही बहुत सारे एरियाज में, इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर लड़कियां अभी तक भी हाई स्कूल नहीं जा पाई हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी टैबूज एंड एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी है वो उनको एडिक्वेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो जो गर्ल चाइल्ड है वो और ज़्यादा पढ़ सके या वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पब्लिक फैसिलिटीज में इंक्लूडेड है आपका इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हमें सरकार दे रही है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है सो एज एक पर्सन जो है वो खुद को थोड़ा बहुत भी डेवलप फील कर पाए। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक पर्सन डेवलप होगा तभी वो बोलेगा कि नेशन डेवलप है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस होता है कि हर एक पर्सन को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट निकालती है हर साल और हर महीने के बेसिस पर, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं या फिर जो यूथ है उसको क्या कहते हैं जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारी जो हैं स्कीम्स निकाली जाती हैं ताकि हर एक पर्सन खुद को डेवलप कर सके और अपने आप को डेवलप करेगा तो नेशन की भी ग्रोथ करेगा। अगर हम कमाएंगे तो हमारी इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होगी। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितना भी तीनों सेक्टर्स मिलकर हमारी इकोनॉमी में अर्न करते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी। हम सेकेंड चैप्टर जो हमारा है 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही टेबल वाली चीज़ आपको दी गई। ठीक है, इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि केरला के अंदर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो इतना कम है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी कि जो राशन की जो शॉप्स होती हैं उनकी जो सेवा है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो जो भी मदर होती है उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बहुत ही अच्छे से जो है खाना पीना दिया जाता है। जो आंगनवाड़ीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, जिसकी वजह से जब एक बच्चा एक माँ की वूम में होता है तो उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो वो बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वो एक हेल्दी क्रिएचर के रूप में पैदा होता है और उसके मरने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसीलिए वो 1 साल जो है वो सरवाइव कर लेता है अच्छे से, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया गया। ये जो एक्टिविटी 3 है इसमें आपको बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स हम यूज करते हैं ताकि हम एक पर्सन को ओवरवेट, अंडरवेट और नॉर्मल के बीच में कैटेगराइज कर सके। ठीक है, एक पर्सन का अगर जैसे मैं अगर अपना वेट या हाइट की बात करूँ तो मेरा वेट जो है वो मेरे एज के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, और मेरे अंदर मेरी एज और हाइट के अकॉर्डिंग जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे से जा रही है या नहीं जा रही, वो यहाँ पर देखा जाएगा। तो बेसिकली इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, या फिर एक कंट्री में कितनी पॉवर्टी है या पॉवर्टी बहुत ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो गरीबी कितनी है वो हम इस बॉडी मास इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसको हम आपका वेट होगा डिवाइडेड बाय आपकी हाइट का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी वो आपकी बॉडी मास इंडेक्स होगी। 24 आ सकती है, 32 आ सकती है, 25 आ सकती है। तो जो भी नंबर आपके पास आएगा वो नंबर आपका क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स होगा। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैसे काम करता है उसका एक एग्जाम्पल दिया है। एक स्टूडेंट का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल है या कम है वो हम कैसे पता
पता लगा सकते हैं। देखो, अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स एक सेट लिमिट से बहुत ऊपर जा चुका है, ठीक है, तो वो ओवरवेट कहलाएगा, या हम ओबेसिटी की कैटेगरी में उसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि उसकी हेल्थ जो है वो खराब होने की कगार पे है, उसको अपना वेट लूज करने की जरूरत है। और ये तो जैसे कि आप मेरी ये साइट देख पा रहे हैं, तो ये आपका ऑफिशियल बीएमआई कैलकुलेटर है, ठीक है, अडल्ट बीएमआई कैलकुलेटर। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो आपकी बॉडी मास इंडेक्सिंग है वो कैसे होगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी हाइट डालनी होती है, विच इज़ इन फीट्स। यहाँ पर फीट्स, इंचेस, जो भी, अगर आप मेट्रिक यूनिट में डालना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हाइट डालनी होगी सेंटीमीटर्स में, और यहाँ पर आपको अपना वेट डालना होगा। जैसे कि चलिए मैं एक रैंडम कोई भी वेट या हाइट डाल के देख लेती हूँ। 170 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर हम किसी की हाइट डाल देते हैं, और 60 केजी हम वेट डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट अ नंबर, ठीक है। अब वी गेट अ नंबर ऑफ 26.7। तो ये जो है ये आपका बॉडी मास इंडेक्स है, और साथ में आपको यहाँ पर लिख कर आ गया कि ओवरवेट हो आप, ठीक है। तो ओवरवेट, अब देखो यहाँ पर बीएमआई की कैटेगरी आ गई है। अंडरवेट में जो है, अगर किसी पर्सन का 18.5 से नीचे आता है बॉडी मास इंडेक्स, तो उसको हम अंडरवेट की कैटेगरी में डालेंगे। हेल्दी वेट 18.5 से 24.9 के बीच में होगा। ओवरवेट 25 से लेकर 29.9 की कैटेगरी में होगा। एंड अगर वो पर्सन ओबेसिटी में है तो वो 30 या उससे ग्रेटर उसका बॉडी मास इंडेक्स आएगा। तो अगर आप अंडरवेट की कैटेगरी में हो तब भी आपको टेंशन लेने की बहुत जरूरत है। एंड इवन अगर आप ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरी में हो तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको अपना वेट डाउन करना पड़ेगा। ये तो जो है ये पूरा आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है कि आपको किस तरीके से अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है। आप इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पर आपका पूरा ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं, इसकी बहुत अलग अलग वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की साइट है वो ये रही, ठीक है। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की साइट थी जिससे मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स दिखाया था। ऐसे ही बहुत सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी। देखिए, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, उन्होंने भी अपना एक कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपको ऐसे जो है दिखाई देगा, ठीक है जी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो बीएमआई मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये क्या करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या बताया गया होता है। एक कंट्री का एजुकेशनल लेवल बताया गया होता है, उनका हेल्थ स्टेटस बताया होता है, और उनकी पर कैपिटा इनकम बताई होती है। और इन तीनों चीजों को कंपेयर कर किया जाता है। जैसे अभी हमने केरला, बिहार और हरियाणा का किया था, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है, और फिर हम पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, और कौन सी डेवलपिंग की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन के बारे में बता दिया गया है। उनका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बताया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बताई गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है, ठीक है, तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ बताई जाती है कि अच्छा ये 40 साल जी सकता है अकॉर्डिंग टू उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो भी है। तो बता दिया जाता है कि भाई उसका जो बर्थ है वो पर्सन जो है वो कितने समय तक जिंदा रह सकता है, कितनी लंबी लाइफ है उसकी। अब बीच लाइफ में कुछ हो जाए वो हम कह नहीं सकते, बट एक प्रिडिक्शन काइंड ऑफ थिंग होती है ये, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 ईयर्स एंड अबव, तो वो अपने लाइफ में, मीन का मतलब क्या होगा कि वो अपनी लाइफ में कितना स्कूल उन्होंने अटेंड किया होगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया गया है यहाँ पर। तो उसमें जो इंडिया को ऐसे मार्क कर दिया गया है उसका मतलब क्या है, तो देख लो इंडिया जो है वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके। इंडिया जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी उसका 6.9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिया हाईलाइट कर दिया कि आप अपनी कंट्री का सारा जो डेटा है उसको आप पहचान सको, ठीक है। यहाँ पर ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इन नोट्स को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर का हो गया अंडरलाइन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आपका जो लास्ट टॉपिक है विच इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये आपकी ज्योग्राफी में भी पूछा जाएगा आपसे। जो फर्स्ट चैप्टर हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे उसमें भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट आपको पूछा जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसे टाइप की डेवलपमेंट होती है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी पूरा किया जाता है और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम रिसोर्सेज को टोटली यूज करते ही जा रहे हैं और इतना ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बच ही नहीं रहे। इसमें स्पेसिफिकली हम ऐसे रिसोर्सेज की बात करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम कोल यूज कर लेंगे, पेट्रोलियम यूज कर लेंगे और जितने भी सारे हमारे नेचुरल जो ये रिसोर्सेज होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन और हर तरीके का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अगर हम इसको ओवर यूटिलाइज करेंगे तो ये हमारे काम तो आ जाएगा आज, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके काम ये नहीं आ पाएगा, आने वाली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉर्म होने के लिए, ठीक है। और अगर आपको रिसोर्सेज या डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जो कि मैंने क्लास 8th के लिए बनाई थी, बट आप भी उसको जाके देख सकते हो, आपको भी बहुत सारी चीजें उससे समझ में आएंगी और पता चलेंगी, ठीक है जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमें रिसोर्सेज को सेव करके रखना है। अब यहाँ पर आपको दो केस स्टडीज या मैं कहूँ क्या दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। पहला आपका ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है और दूसरा आपका एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। तो ग्राउंड वाटर एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स है आपका, ठीक है। अब रिन्यूएबल तो है, ये अपने आप को रिन्यू करता है, लेकिन हम उसका इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर में से भी पानी खत्म होता जा रहा है। हम निकाल रहे हैं, लेकिन अब हमने सड़कें भी पक्की बनाना शुरू कर दिया है, सीमेंटेड रोड्स होती हैं, तो पानी जमीन के अंदर तो जा ही नहीं पा रहा, सिर्फ हम निकाल रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो जब हम उसको निकालते चले जा रहे हैं तो एक दिन तो वो पानी खत्म होगा ही और आपको पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों को स्कैरसिटी ऑफ वाटर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ही फेस करनी पड़ती है क्योंकि जमीन जो है वो पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है और हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया है। तो एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया? इसमें आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कोल के बारे में पढ़ रहे हैं या क्रूड ऑयल के रिजर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल जो जमीन से निकाला जाता है। जो ऑयल हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है, इंडस्ट्रीज उसको प्रोसेस करती हैं माइनिंग करने के बाद उसकी, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम इनको भी क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आने वाले टाइम में बचेंगे ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको ये सारा चैप्टर जो है समझ में आया होगा और दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कमेंट्स करके। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस कोई भी नहीं है तो जस्ट आप कमेंट्स में अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी एंड आपको और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए अपनी क्लास के अंदर। तो मैं शॉर्टली उसको नेक्स्ट क्लास से करने की कोशिश करूँगी एंड एवरी मंडे आपके लिए एक न्यू वीडियो आएगी क्लास 10th की। तो जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रखिए, सारी नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए ताकि आप अपना सिलेबस मिस ना कर सके, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।